हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हम अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर TGT PGT एस्टेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं और इसी के संदर्भ में आज हमारी क्लास नंबर 56 रहने वाली है। और आज की वीडियो जो महत्वपूर्ण रहने वाली है वो TGT PGT एस्टेट UGC नेट और HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा उसके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट आज की इस वीडियो से नया जुड़ता है तो सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जब आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो 55 वीडियो जो हैं आपको वहाँ पर अपलोड मिल जाएंगे एक ही साथ पर, और उसका नाम होगा प्लेलिस्ट का TGT PGT एस्टेट 2024 के नाम से ही। तो वहाँ पर ये सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। साथ ही SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर मैं पर डे की वीडियो शेयर करती हूँ। तो शुरुआत करती हूँ आज के इस वीडियो लेक्चर की और हम पढ़ रहे हैं हिंदी नाटक। और हिंदी नाटक आपको बता देती हूँ कि अभी तक हमने TGT PGT एस्टेट UGC नेट के लिए हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल का पद्य खंड बिल्कुल संपूर्ण कर लिया है। और आधुनिक काल का गद्य जो विकास है उसको हम पढ़ रहे हैं। तो हिंदी गद्य का विकास जो है किस प्रकार से हुआ, हिंदी गद्य का विकास, इसको लेकर मैंने 3 वीडियो डाल दी थी। और हिंदी गद्य के अंतर्गत ही आपको पता है हमारी कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, संस्मरण वगैरह ये आते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस अध्याय के अंतर्गत हम पढ़ेंगे हिंदी गद्य के अंतर्गत। और मैंने कल 2023 वाला जो पेपर था TGT PGT एस्टेट का वो देखा था मैंने, और ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए थे जो हर एक वीडियो में मैं बोलती हूँ। जैसे कि आधुनिक काल का मैंने अभी आपको बताया कि आधुनिक काल का जो है पद्य खंड मैंने करवाया, और मैं लगभग हर वीडियो में बोलती हूँ कि पद्य के अंतर्गत हमने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और फिर नई कविता हमने पढ़ी। तो कल मैंने देखा था यही एक क्वेश्चन था, इनको कर्म से लगाने के लिए पूछा गया था। तो सभी बातों को आप ध्यान से पढ़ते जाएं। और 2023 का पेपर जो है एस्टेट का मैंने देखा नहीं था, अभी मैंने डाउनलोड कर लिए हैं क्योंकि मेरे पास लगातार कमेंट आ रही हैं कि मैम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करवाइए। तो मैं ज़रूर डालूंगी। तब तक मैंने सोचा कि अभी जब तक मैं उन्हें प्रिपेयर नहीं कर लेती हूँ, मतलब डाउनलोड आंसर की वगैरह नहीं कर लेती हूँ, तब तक मैं ये वीडियो डाल देती हूँ। और आप लोग जो नाटक का चैप्टर है हमारा हिंदी नाटक उसे आप कंप्लीट कर लें। तो हिंदी नाटक की भी आज हमारी शायद पार्ट नंबर 4 रहने वाला है, और इसमें काफ़ी सारे पार्ट बन जाएंगे क्योंकि एक लंबा टॉपिक है। तो आप ध्यान से इसे देखते रहें। तो मैंने आपको बताया था कि हिंदी नाटक का विकास, तो थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। यहाँ पर हमने कल की वीडियो में द्वितीय उत्थान पढ़ा था, और प्रथम उत्थान जो है यहाँ से हमारे नाटकों की शुरुआत थी। तो प्रथम उत्थान मैंने आपको पढ़ा दिया था जिसके अंदर भारतेंदु युग था। उसके बाद द्वितीय उत्थान की मैं बात करूँ तो द्वितीय उत्थान जो था वो द्विवेदी युग का था। और द्विवेदी युग से मतलब कोई खास कर जो इस तरीके से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें थी वो सारी मैंने आपको बता दी थी। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे तृतीय उत्थान, और तृतीय उत्थान है प्रसाद युग। अब प्रसाद, तृतीय उत्थान जो है, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, ये नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिए हैं। और तृतीय उत्थान को जो नाम है वो जयशंकर प्रसाद जी के नाम पर पड़ा है। तो प्रसाद युग यहाँ पर शॉर्ट में इसे कहा गया है, तो जयशंकर प्रसाद के नाम से। अब इसमें आपको पता है कि जयशंकर प्रसाद जी ने काफ़ी सारे ऐतिहासिक नाटक लिखे। ऐतिहासिक नहीं, मतलब हर तरीके के उन्होंने नाटक लिखे, और नाटकों में काफ़ी महत्वपूर्ण मतलब नाम लिया जाता है, काफ़ी आदर के साथ इनका। तो देख लेते हैं जयशंकर प्रसाद जी के बारे में आपके परीक्षा उपयोगी प्रश्न कौन से हैं। तो पेपर मैंने पिछली बार का भी देखा था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। और आप अभी मैंने एक सरसरी नज़रों से डाला है, देखा है उस क्वेश्चन पेपर को। अभी मैं थोड़ा जब ढंग से देखूंगी तब आपको बताऊंगी कि NCERT भी आपके लिए काफ़ी मायने रखती है। NCERT को भी आप लोग पढ़ लें। अगर आप चाहते हैं कि मेरा TGT PGT एस्टेट क्वालिफाई हो तो सिलेबस का आपको एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना पड़ेगा, चाहे फिर वो काव्य शास्त्र हो, चाहे पाश्चात्य काव्य शास्त्र हो, चाहे रस हो, चाहे अलंकार हो, चाहे छंद हो, हर जगह से एक प्रश्न जरूर पूछ रखा है। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। आपको सभी टॉपिक पर एक बार पहुंच अपनी करनी होगी, चाहे आप उसे डीप ना पढ़ें, लेकिन एक बार टॉपिक जो है सरसरी नज़रों से आपको ज़रूर निकालना पड़ेगा।
ठीक है। तो तृतीय उत्थान हम शुरुआत करते हैं प्रसाद युग। जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि ऐसे कौन से लेखक हैं जो या कौन से ऐसे नाटककार हैं जो ऐतिहासिक नाटककार के रूप में जाने जाते हैं, तो आपको बताना है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक सन 1910 ईस्वी में प्रकाशित सज्जन को माना जाता है। अभी हम जयशंकर प्रसाद जी के सारे नाटक पढ़ेंगे और बिल्कुल सिलसिलेवार क्रम से जो प्रकाशित हुए हैं उसी क्रम के अनुसार हम पढ़ेंगे। तो जयशंकर प्रसाद का जो प्रथम नाटक है, आपसे पूछ ले कि जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा है, सज्जन। और वैसे मैं फिर से आपको बार बार कहती हूँ कि आजकल जो एग्जामिनर है वो बहुत ज़्यादा शातिर होता जा रहा है, सीधे तौर पर प्रश्न नहीं देता है। आपको ना अपने सिलेबस की, आपको हिंदी साहित्य की, आपको टॉपिक की, जो भी विषय आप पढ़ रही हैं उसकी आपको संपूर्ण नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि और मैंने देखा है कि 3-4 ऑप्शन ऐसे ही देते हैं, अगर आपको उस बात के बारे में नॉलेज है तो ही आप आंसर को टिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप टिक नहीं कर सकते। तो जयशंकर प्रसाद जी एक ऐतिहासिक नाटककार हैं। इनका पहला नाटक जो है वो सज्जन माना जाता है और सज्जन कब प्रकाशित हुआ, 1910 में प्रकाशित हुआ। तो जयशंकर प्रसाद के नाटक निम्नलिखित बताए जाते हैं। अब यहाँ पर हम एक भी बात यहाँ से नहीं छोड़ेंगे। अगर जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों को लेकर अगर कुछ पूछा जाता है तो जयशंकर प्रसाद जी के सबसे पहले नाटक और फिर उसके बाद यहाँ पर वर्ष दिए गए हैं, प्रकाशन वर्ष, और उसके बाद आधार व विषय दिया गया है। तो सबसे पहला नाटक है सज्जन, जो कि 1910 में प्रकाशित हुआ और सज्जन का कथानक जो है वो महाभारत से लिया गया है। आप इसे थोड़ा सा ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि सज्जन लोग थे महाभारत में। आप मतलब अपनी ट्रिक बना सकते हैं कि कौरव पांडवों की तरफ से सभी सज्जन लोग थे, इस प्रकार से। तो सज्जन का जो कथानक है वो कहाँ से लिया गया है, महाभारत से लिया गया है। उसके बाद सज्जन, पहले तो आप सभी इन्हें ट्रिक से याद कर लें। मैंने ट्रिक से एक वीडियो बना रखी थी और बहुत ही अच्छे से भी उसे मैंने पढ़ा रखा है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें स्पेशल जयशंकर प्रसाद जी के नाटक मैंने पढ़ा रखे हैं। तो सज्जन और कल्याणी कहाँ जाते हैं, करुणा करने के लिए और प्रायश्चित करने, मतलब एक करुणा और एक प्रायश्चित। जब आदमी के मन में करुणा का भाव जागृत होता है तभी वो प्रायश्चित करता है। तो यहाँ पर सिर्फ मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। सबसे पहला है सज्जन। सज्जन 1910 में प्रकाशित हुआ। सज्जन और कल्याणी दो व्यक्ति हैं, सज्जन फिर कल्याणी। कहाँ जाते हैं, करुणालय में जाते हैं प्रायश्चित करने के लिए। कहाँ जाते हैं, करुणालय में जाते हैं प्रायश्चित करने के लिए। और किससे प्रायश्चित करते हैं, राज्यश्री, विशाख और अजातशत्रु 3 लोग होते हैं, उनके साथ मिलकर ये क्या करते हैं, प्रायश्चित करते हैं। राज्यश्री, विशाख और अजातशत्रु। फिर प्रायश्चित करने के बाद ये लोग क्या करते हैं, जन्मेजय का नाग यज्ञ, मतलब एक यज्ञ करते हैं। और यज्ञ में फिर कामना करते हैं किसके लिए, स्कंदगुप्त के लिए, कि एक घूंट चंद्रगुप्त को भी यज्ञ के अमृत की मिल जाए। ठीक है। और साथ में अब यहाँ पर कौन होता है, ऐसे याद रखना कि फिर यज्ञ करते हैं, यज्ञ में कामना करते हैं किसके लिए, स्कंदगुप्त के लिए, कि स्कंदगुप्त को एक घूंट दे दे चंद्रगुप्त, मतलब किसकी, अमृत की। ठीक है, यज्ञ में से, ऐसे याद रख लेना। और चंद्रगुप्त के साथ ही कौन है, ध्रुव स्वामिनी है। इस प्रकार से ये ट्रिक से आप सबसे पहले इनके सारे नाटक याद कर लें और उसके बाद फिर इन नाटकों का, आप मान लो सभी के आपको प्रकाशन वर्ष याद नहीं रहते हैं तो कम से कम अगर ये नाटक दिए जाते हैं जिन्हें क्रम से लगाने के लिए पेपर में काफ़ी बार पूछा जाता है, तो कम से कम आप अपने नोट्स भी इन्हें क्रम से बनाएंगे, याद भी क्रम से करेंगे, तो आपको सन ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सन बहुत ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा याद भी नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत आप ध्यान रख सकते हैं। तो सज्जन और कल्याणी करुणालय में जाते हैं प्रायश्चित करने के लिए, राजशत्रु, विशाख और अजातशत्रु से प्रायश्चित करने के लिए जाते हैं। और प्रायश्चित करने के बाद जन्मेजय का नागयज्ञ करते हैं। नागयज्ञ करने के बाद कामना करते हैं स्कंदगुप्त के लिए कि एक घूंट उन्हें अमृत की मिल जाए, और चंद्रगुप्त और फिर ध्रुव स्वामिनी लास्ट में, ये सारे हैं। इस प्रकार से आपको याद करना है। तो कल्याणी परिणय में क्या है कि कल्याणी परिणय में चंद्रगुप्त व सिल्यूकस की कथा है। ठीक है, सिल्यूकस की कथा है, ये याद रखना है, कल्याणी परिणय। ठीक,
उसके बाद करुणालय नाम का जो नाटक है सन 1912 में प्रकाशित हुआ, तो इसमें हरिश्चंद्र व विश्वामित्र का पौराणिक आख्यान है। अब हरिश्चंद्र की जो अगर कहानी सुनेगा जो सत्य पर आधारित है, तो उसके मन में करुणा दया का भाव जागृत होगा ही होगा। तो यहाँ से मतलब इस रचना से आप एक हिंट लेकर याद रख सकते हैं कि करुणा किसके दिल में पैदा हुई थी, हरिश्चंद्र और विश्वामित्र। तो इसे आपको याद आ जाएगा कि क्या इसकी विषय वस्तु है। ये मैं ओनली ट्रिक बता रही हूँ आपको, कभी आप ये सोचे कि ऐसा तो किसी भी बुक में नहीं दिया गया है, तो ये मात्र मैं ट्रिक बता रही हूँ आपको। तो करुणालय में क्या है, हरिश्चंद्र व विश्वामित्र का पौराणिक आख्यान है। उसके बाद अगला आता है प्रायश्चित, और भाई जयशंकर प्रसाद जी के सभी नाटक आपको घोट कर पी लेने हैं, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, चाहे तो क्रम से लगाने के लिए पूछा जाए, चाहे एक नाटक का नाम देकर पूछ लेंगे कि इसके नाटककार कौन है। तो प्रायश्चित जो नाटक है इसमें जयचंद की मूर्खता, अब जयचंद सभी को पता है, जब आप पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की कहानी अगर इतिहास में आपने पढ़ी है तो जयचंद गद्दार था। वो एक गाना था ना, जयचंदो जगह नहीं है जयचंदों की, हम एक गाना गाते थे पहले 15 अगस्त को देशभक्ति का, तो उसमें मतलब जयचंद का जो नाम है इतिहास में गद्दार के रूप से है। तो ये गद्दारी कर देता है, गद्दारी करने के बाद इसने अपनी मूर्खतापूर्ण कुचक्कर के कारण पृथ्वीराज का अंत दिखाया गया है। तो प्रायश्चित किया बाद में किसने किया प्रायश्चित, जयचंद ने। तो जयचंद नाम आपके ध्यान में आते ही आ जाएगा कि प्रायश्चित नामक जो नाटक है उसकी विषय वस्तु है जयचंद की मूर्खतापूर्ण कुचक्कर के कारण पृथ्वीराज का अंत दिखाया गया है, कि किस प्रकार से जयचंद मूर्खतापूर्वक कुचक्कर चलाता है और अंततः पृथ्वीराज का अंत हो जाता है। ये प्रायश्चित नामक नाटक में दिखाया गया है। तो राजश्री अगला नाटक है राजश्री, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1915, और इसका आधार हर्षचरित्र जो बाणभट्ट की रचना है, चीनी यात्री हेनसांग का ऐतिहासिक विवरण है। मतलब जो हर्षचरित्र नाटक है ये बाणभट्ट ने लिखा था, और जो बाणभट्ट था ना वो जो हर्षवर्धन था उसके दरबार में कवि थे, और हर्षवर्धन जो के दरबार में ही एक यात्री आया था, चीनी यात्री, जिसका नाम था हेनसांग, और हेनसांग की पुस्तक का नाम था सी यू के। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ आपको क्योंकि ये ना ये पूरा पार्ट जब आप हरियाणा जीके पढ़ेंगे एस्टेट के लिए, तो मैंने उस टाइम पढ़ी थी। तो हरियाणा जीके में ये प्रश्न हर्षवर्धन को लेकर जरूर पूछा जाता है। हर्षवर्धन की जो शताब्दी थी वो 6वीं शताब्दी से 7वीं शताब्दी थी। बाणभट्ट और इसके दरबारी कवि थे, और हर्षचरित्र के दरबार में कौन आया था, चीनी यात्री हेनसांग आया था। हेनसांग ने एक पुस्तक थी सी.यू.के। तो इतनी बातें मैंने भी आपको बता दी है हरियाणा जीके को लेकर, ठीक है। तो राजश्री, सोच तो मैं रही थी कि हरियाणा जीके भी मैं काफ़ी पढ़ा हूँ एस्टेट के लिए, लेकिन मैं इतना टाइम नहीं निकाल पाती, ठीक है। करूँगी धीरे धीरे शुरुआत हर चीज़ की यहाँ पर चैनल पर। तो राजश्री जो नाटक है ना, इसमें हर्षचरित्र तथा इसका आधार क्या है, राजश्री नाटक का आधार क्या है, हर्षचरित्र। हर्षचरित्र किसने लिखी थी, बाणभट्ट ने। हर्षचरित्र तथा एक चीनी यात्री था हेनसांग, उसका ऐतिहासिक विवरण है इसमें राजश्री में, ठीक है। उसके बाद अगला नाटक है विशाख, और विशाख जो है 1921 में प्रकाशित हुआ। विशाख का जो कथानक है कलहण की राजतरंगिणी। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है, इम्पोर्टेंट है कि राजतरंगिणी किसकी रचना थी, कलहण की। जैसे हरियाणा जीके में आप प्रमुख पुस्तकें पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आ जाएगी, ये भी वहीं पर आएगी। आपने अगर याद की, मैंने भी काफ़ी सारी हरियाणा की प्रमुख पुस्तकें याद की थी, ठीक है। तो विशाख का कथानक जो है कलहण की राजतरंगिणी के आरंभिक अंश के आधार पर निर्मित हुआ। मतलब विशाख नामक जो नाटक है इसकी विषय वस्तु जो विशाख का जो कथानक है, यानी कि इस नाटक का जो कथानक है वो कलहण की जो राजतरंगिणी का आरंभिक अंश है उस पुस्तक का, उस पर निर्मित है। अजात शत्रु उस जिसका कोई शत्रु नहीं होता उसे अजात शत्रु कहते हैं। ये वाक्यांशों में एक शब्द के लिए भी ये शब्द पूछा जाता है। तो इसमें 3 राज परिवारों मगध, कौशल और कौशाम्बी को केंद्र बनाकर मानकर शासकों की महत्वाकांक्षा और सत्ता लिप्सा को दिखाया गया है। ये अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजात शत्रु वाले ये जो नाम है ना आपके लिए बहुत ही, ये जन्मेजय का नागवेगी भी आप पढ़ेंगे, ये परीक्षित ने किया था।
देखो यहाँ पर दिया भी हुआ है। तो ये भी मैंने हरियाणा जीके में ही पढ़ा था। जो अभिमन्यु का पुत्र था, शायद उसका बेटा था परीक्षित, उसने किया था ये जन्मेजय का नागयज्ञ। तो ये भी हरियाणा जीके, और ये शायद जींद में एक जगह थी, वहाँ पर किया था। ठीक है। तो अजात शत्रु, ये सारी बातें हैं ना, ये तीनों चीज़ें अगर किसी ने, महात्मा बुद्ध की एक पुस्तक लगती है 8वीं क्लास में, गौतम बुद्ध के नाम से, पता नहीं उसका असली नाम तो क्या है, लेकिन उसमें गौतम बुद्ध के जन्म से लेकर उसके निर्वाण प्राप्त करने तक की कहानी है, और एनसीईआरटी की पहले बुक्स में लगी हुई थी वो। तो मैं स्कूल में पढ़ाती थी। इस तरीके से ना ज्ञान कई जगह से इकट्ठा हो जाता है, तो ये नाम आपको पहचानने में आसानी होगी, समझने में। तो जो अजात शत्रु है ना, इसमें 3 राज परिवार, मतलब 3 राजघराने, कौन कौन से, मगध, कौशल और कौशाम्बी को केंद्र बनाकर शासकों की महत्वाकांक्षा, मतलब जो शासक लोग होते हैं, जो राजा लोग होते हैं, उनकी महत्वाकांक्षा अपने राज्य को विस्तार करने के लिए किस प्रकार से बढ़ती रहती है, और सत्ता लिप्सा को दिखाया गया है कि सत्ता से किस तरीके से लिप्त हैं, कौन कौन, मगध के, कौशल और कौशाम्बी में। ठीक है। तो ये अजातशत्रु का विषय है। अजातशत्रु जो नाटक है उसकी विषय वस्तु बताई है ये मैंने आपको। ठीक है। उसके बाद आता है जन्मेजय का नागयज्ञ। तो ये मैंने बताया आपको, इसमें परीक्षित का प्रतापी पुत्र जन्मेजय, यानी कि अभिमन्यु का बेटा होता है परीक्षित, और परीक्षित का बेटा प्रतापी पुत्र होता है जन्मेजय, और वो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए नागों का विध्वंस करते हैं। क्योंकि परीक्षित की जो मृत्यु है ना, वो नागों के काटने से हुई थी, इसलिए जन्मेजय ने क्या किया था, अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए, नागों का विध्वंस करने के लिए जन्मेजय का नागयज्ञ किया था। ठीक है। उसके बाद कामना, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसका प्रकाशन 1927 में हुआ। और कामना जो है ना, संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय की भांति अन्योपदेशिक नाटक है। इसमें भावनाओं को नाटकीय पात्रों का रूप दिया गया है। मतलब जो कामना नामक नाटक है, इसमें व्यक्ति की जो भावनाएं होती है ना, उन्हें ही नाटकीय पात्रों का रूप दिया गया है। और स्कंदगुप्त, इसमें कुमारगुप्त के विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण हुआ है जहाँ आंतरिक कलह, संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगे थे। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं स्कंदगुप्त। उसके बाद आता है एक घूट। एक घूट ये एकांकी में भी आता है, वह मुख्य रूप से ये एकांकी में भी आता है। ये एकांकी नाटक है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये प्रश्न पूछा जाता है स्टेट में भी कि एकांकी नाटक है ये, मतलब है तो नाटक लेकिन एक अंक का नाटक है। इसमें आनंदवादी सिद्धांत को व्यवहारिक भूमि पर खड़ा किया गया है। ठीक है। ये एक एकांकी नाटक है, और एक घूट से एकांकी की शुरुआत भी होती है। तो 1930 में प्रकाशित हुआ था, ये भी ध्यान रखना। चंद्रगुप्त 1931 में प्रकाशित हुआ। इसका कथानक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाओं, अलछेंद्र का आक्रमण, नंदवंश का नाश, शिलुकस का पराभव और चंद्रगुप्त की प्रतिष्ठा के आधार पर निर्मित है। तो चंद्रगुप्त से संबंधित ही हैं ये सारे नाम। ठीक है। ध्रुव स्वामिनी का प्रकाशन वर्ष भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये 1933 में प्रकाशित हुआ ये नाटक। ध्रुव स्वामिनी नाटक विशाख के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा गया। मतलब विशाख नाम का जो नाटककार है, उसकी एक रचना है देवी चंद्रगुप्त, और इसी नाटक को आधार बनाकर जयशंकर प्रसाद जी ने एक नाटक लिखा, ध्रुव स्वामिनी। ठीक है। आगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आते हैं जयशंकर प्रसाद जी के युग में। तो सन 1912 में कल्याणी परिणय का प्रकाशन नागरी प्रचारणी पत्रिका में हुआ था। अब आपसे पूछ ले, सज्जन और कल्याणी परिणय कहाँ जाते हैं? करुणालय में जाते, बताया था ना मैंने। तो कल्याणी परिणय ये कब प्रकाशित हुआ? 1912 में। और कहाँ, कौन सी पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ? नागरी प्रचारणी पत्रिका में। ठीक है। चंद्रगुप्त नाटक कल्याणी परिणय का ही परिवर्धित रूप है। मतलब परिवर्धित मतलब थोड़ा सा बढ़ा हुआ या थोड़ा सा उसी का रूप है। जो चंद्रगुप्त नाटक नामक नाटक, मतलब जयशंकर प्रसाद ने जो चंद्रगुप्त नामक नाटक लिखा आगे चलकर, वो कल्याणी परिणय नामक नाटक का ही परिवर्धित रूप है। प्रसाद के नाटक जो हैं, चंद्रगुप्त का प्रकाशन सन 1933 ईस्वी में अभिनव चंद्रगुप्त के नाम से किया गया था। यानी प्रसाद का जो नाटक चंद्रगुप्त है, जिसे अब हम चंद्रगुप्त कहते हैं, इसका प्रकाशन 1933 में ना अभिनव चंद्रगुप्त के नाम से कर दिया गया था। उसके बाद आता है, काफ़ी कुछ इसमें महत्वपूर्ण है। तो
देख लेती हूँ मैं एक बार कितना है, काफ़ी बड़ा है, लेकिन आज हम इसे पूरा कर लेंगे तो भी हमारा काफ़ी हो जाएगा शंकर प्रसाद जी को। काफ़ी ये सारे जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न जो है यहाँ से पेपर में जरूर पूछने की, मतलब कहीं ना कुछ आने की संभावना रहती है। अब देखो प्रसाद जी के कुछ नाटक हैं, उनके प्रमुख पात्र यहाँ पर दिए गए हैं। नाटक प्रसाद जी के नाटकों के प्रमुख पात्र, यानी कि पात्र तो हर नाटक में हैं, लेकिन कुछ प्रमुख पात्र दिए गए हैं यहाँ पर। और प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से ना पेपर में प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है। एक दो नाटक है महत्वपूर्ण, एक तो स्कंदगुप्त और एक चंद्रगुप्त और एक ध्रुव स्वामिनी। जयशंकर प्रसाद जी के 3 महत्वपूर्ण नाटकों की यहाँ पर पात्र दिए गए हैं और पात्र पूछे भी जाते हैं। तो स्कंदगुप्त जो नाटक है उसके पुरुष पात्र और स्त्री पात्र ये आपको याद रख लेने हैं। स्कंदगुप्त के अंदर, नाटक के अंदर जो पुरुष पात्र है वो कौन कौन से हैं? पृथ्वीसेन, स्कंदगुप्त, खुद भट्टार्क, बंधु, वर्मा, महादंडनायक, पुरु, गुप्त और कुमारगुप्त। ठीक है, कैसे याद करोगे? एक तो है भाई स्कंदगुप्त, खुद इस नाटक का ही नायक। ठीक है, दूसरा कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त, तीसरा पृथ्वीसेन, भट्टार्क, महादंड नायक। ठीक है, बस ये इंपॉर्टेंट ही आते हैं, वैसे नहीं, सारे नहीं पूछते। स्त्री पात्र कौन कौन से है? देवसेना, विजया और देवकी। तो देवसेना काफी इंपॉर्टेंट है, इसका याद रखना। देवसेना, देवकी और विजया। ठीक है, ये स्त्री पात्र है। उसके बाद बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त नाटक की। तो चंद्रगुप्त नाटक जो है इसके पात्र हैं चंद्रगुप्त, चाणक्य, शकटार, सिंहरण और आम्भिक, राक्षस, प्रवर्तक और शिल्युकस। अगर जिसने हिस्ट्री का थोड़ा सा ध्यान है ना तो ये सारे नाटक आप आराम से पढ़ लेंगे, या फिर एमए में आपने ये चंद्रगुप्त नाटक भी था तब आपने पढ़ा होगा, इन सभी का आपने चरित्र चित्रण पढ़ा होगा, तो भी आसानी से सारे पात्र आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, बाकी इसमें इंपॉर्टेंट है कार्नेलिया, कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका, सुहासिनी और ध्रुव स्वामिनी। तो ध्रुव स्वामिनी का है, सॉरी, इसमें है ये 6 नाम। कौन कौन से? कार्नेलिया और कल्याणी, ये चंद्रगुप्त की हैं, याद रखना। चंद्रगुप्त नाटक में है कार्नेलिया और कल्याणी, मालविका, अलका, सुहासिनी। देवसेना याद रखना, ये स्कंदगुप्त में है, देवसेना स्कंदगुप्त में। ठीक है, उसके बाद आता है ध्रुव स्वामिनी, और ध्रुव स्वामिनी नाटक में 2 भाई होते हैं, एक तो चंद्रगुप्त और एक रामगुप्त, और तीसरा होता है शिखर स्वामी, और जो स्त्री पात्र है वो एक ही है, ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, प्रसाद के नाटकों पर बंगला नाटककार विजेंद्र लाल राय तथा अंग्रेजी नाटककार विलियम शेक्सपियर के नाटकों का सर्वाधिक प्रभाव है। अब आपसे पूछ ले कि जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों पर बंगला भाषा के कौन से नाटककार का अधिक प्रभाव है? तो द्विजेंद्र लाल है। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि प्रसाद जी के नाटकों पर अंग्रेजी की किस नाटककार का सबसे अधिक प्रभाव है, तो वो है विलियम शेक्सपियर के नाटकों का। ध्रुव स्वामिनी नाटक से समस्या नाटक का परिवर्तन माना जाता है। मतलब हिंदी में समस्या नाटक का परिवर्तन कहाँ से माना जाता है, कौन से नाटक से माना जाता है? तो ये है ध्रुव स्वामिनी नाटक से। ठीक है, इसमें अनमेल विवाह, तलाक एवं पुनर्विवाह की समस्या को उठाया गया है। मतलब ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है इसकी जो विषय वस्तु है वो है कि इसमें अनमेल विवाह, तलाक एवं पुनर्विवाह की समस्या को उठाया गया है। अब देखो, ये तो बात बताई कि जयशंकर प्रसाद जी के कुछ नाटक थे जिनके प्रमुख पात्र थे, और अब हैं प्रमुख नाटकों के प्रमुख संवाद। मतलब प्रसाद जी के नाटकों के प्रमुख संवाद, गीत एवं कथन जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, सारे कंटेंट जो है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही प्यारी सी पंक्तियां हैं और ये पूछी जाती हैं कि किस नाटक से हैं। तो देखो, आपको पेपर में ऐसे 2 पंक्तियां दे देंगे, मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। मतलब कार्नेलिया नाम की एक स्त्री पात्र होती है और वो चंद्रगुप्त से कहती है कि अब वो भारत का गुणगान करती है, भारत देश की महिमा का गुणगान करती है, भारत की सुंदरता का गुणगान करती है। और कार्नेलिया कहती है चंद्रगुप्त से कि मुझे अपने भारत, तो मतलब मुझे देश,
इस देश से, इस मतलब भारत देश की जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। जैसे किसी व्यक्ति का अपनी जन्मभूमि के प्रति स्नेह होता है ना, उसी प्रकार से कार्नेलिया को भी भारत देश से प्रेम होता जा रहा था। यहाँ के श्यामल कुंज, घने जंगल, कुंज होता है ना, कुंज वाटिका, उपवन, घने जंगल, सरिताओं की माला पहने हुए शैल श्रेणी और हरी भरी वर्षा, गर्मी की चांदनी, शीतकाल की धूप और भोले कृषक तथा सरल कृषक बालिकाएं, बाल्यकाल की सुनी हुई कहानियों की जीवित प्रतिमाएं हैं। ये सौपनों का देश, ये त्याग और ज्ञान का पालना, ये प्रेम की रंगभूमि भारत भूमि क्या भुलाई जा सकती है? कदापि नहीं। अब यहाँ से आपसे पूछ सकते हैं, ये सौपनों का देश, यहाँ से कि इम्पोर्टेंट है कि ये पंक्तियाँ किसने कही। यह अन्य देशों की जन्मभूमि है, ये भारत मानवता की जन्मभूमि है। तो ये पंक्तियाँ आप याद रखना कि भारत का जिसमें गुणगान किया गया है, ये भारत का गुणगान, भारत की सुंदरता का गुणगान कार्नेलिया ने किया था चंद्रगुप्त से, चंद्रगुप्त नाटक में। ठीक है। दूसरी बात आती है, महत्वपूर्ण कथन है, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। ये बात भी कहती है कार्नेलिया, किससे कहती है? सुवासिनी से कहती है। अब कार्नेलिया, और ये मैंने आपको पात्र बताए थे, यहाँ पर कार्नेलिया ये चंद्रगुप्त में ही है, कार्नेलिया और सुवासिनी। ठीक है, कार्नेलिया और सुवासिनी। तो यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी, ये बात कार्नेलिया कहती है सुवासिनी से। और महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, तो चाणक्य कहता है चंद्रगुप्त से। ये पंक्तियां एज इट इज घोट लेना। ठीक है। अरुण ये मधुमेह देश हमारा, हर बात आपके कहीं ना कहीं काम आएगी, क्योंकि मैंने पिछली बार का पेपर देखा है, जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कहीं से कोई चीज़ उठा ली, कहीं से कोई चीज़ उठा ली और पूछ लिया कि कौन सी बात सत्य है, कौन सी बात असत्य है। तो हर बात का आपको ध्यान से पढ़ना है। अरुण ये मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। ये गीत भी कौन गाती है? कार्नेलिया गाती है भारत देश के संदर्भ में। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ये समवेतन गायन है, मतलब गाया जाता है ये गीत, और ये चंद्रगुप्त नाटक से ही है सब कुछ। ठीक है। अब स्कंदगुप्त नाटक से देख लेते हैं क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। ये पंक्ति तो आप जितनी घोट कर पी ले, ये इतनी ही है। मतलब इस पंक्ति में कम शब्दों में बहुत कुछ कहने की ताकत जो है विद्यमान है। तो ये स्कंदगुप्त का आत्मकथन है, स्कंदगुप्त का आत्मकथन है। और एक बार नहीं, कई बार ये पंक्ति पेपरों में पूछी जाती है कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है। मतलब जिस किसी चीज़ पर आपका अधिकार होता है ना, उसमें कितना सारहीन, मतलब उसका कोई सार नहीं है। तो स्कंदगुप्त का क्या है? ये आत्मकथन है। उसके बाद है अब प्रसाद युगिन ऐतिहासिक नाटक। अब इन्हें हम एक अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज हमने सारा प्रसाद जी के बारे में पढ़ लिया है, और प्रसाद युगिन जो नाटक है ना, उसमें और भी सारे नाटककार मिलेंगे। ठीक है, ये सभी हम प्रसाद युगिन जैसे कि ना, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रचनाएं आपको पता होना चाहिए, ताकि रचनाओं को आप क्रम से लगा सकें। ठीक है, तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण थी दोस्तों। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रसाद युगिन जो ऐतिहासिक नाटक थे, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी के तो नाटक थे ही थे ऐतिहासिक, इसके साथ साथ इसी युग में और भी कई सारे नाटककार थे जिन्होंने ऐतिहासिक नाटक लिखे। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आज की वीडियो कैसे लगे, और वीडियो को जमकर लाइक एंड शेयर कर दें, ताकि उतने ही कैंडिडेट जुड़ जाएं जितने कि पिछले साल हमारे साथ जुड़े हुए थे। और अभी मैं शाम तक कोशिश करूंगी कि वीडियो एनसीईआरटी की ओर डालूं, क्योंकि एनसीईआरटी से काफ़ी सारे प्रश्न पिछले बार के पेपर से पूछे गए थे, क्योंकि एस्टेट में पिछली बार से ही सिलेबस दिया गया था। तो काफ़ी कुछ उस पेपर में परिवर्तन है, इतना आसान भी नहीं है। जिसने सब कुछ पढ़ रखा है ना चारों तरफ से, उसके लिए आसान है। तो एनसीईआरटी भी आपको छोड़नी नहीं है। इस पर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी एक दिन कि कितनी इम्पोर्टेंट है, आपको किस प्रकार से क्या क्या पढ़ना है। दोबारा से एक बार मैं जो 2023 वाला पेपर एक बार गहनता से दोनों पेपर देख लेती हूँ, क्योंकि मैंने पिछली बार फॉर्म नहीं भरे थे। टीजीटी पीजीटी एस्टेट मेरा कई बार क्वालिफाई था, तो मैंने सोचा क्यों 1000 रुपये हर बार वेस्ट किया। तो और अब तो लाइफ टाइम हो गया है, इसलिए मैंने ये पेपर देखे नहीं थे पिछली बार।
ठीक है, तो मैंने अभी डाउनलोड किए हैं, ये मैं पेपर देख लेती हूँ, फिर आपको बताऊंगी कि एग्जामिनर का रुझान किस तरफ है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ। बस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारा भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो। धन्यवाद।